हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की और आप देखेंगे कि ये चैप्टर बहुत ही शानदार है। बात को शुरू करने से पहले, डिटेल में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूंगा कि इन वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज या सीक्वेंस में देखिएगा, जिससे बेटा क्या होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत आसानी से समझ में आएंगे और टॉप क्वालिटी लेक्चर्स हैं, आपको एग्जैक्टली आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। जेई नीट में सिलेक्शन हो जाएगा आपका और साथ में जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं वो भी इसका इस्तेमाल करें, यूज करें, खूब फायदा होगा। चलिए बात को शुरू करते हैं हम लोग। आज बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक्स से मैं स्टार्ट करूंगा। अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में केवल 10th की भी नॉलेज रखते हैं थोड़ी बहुत, तो भी मेरे साथ आप बने रहेंगे। तो रही चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आगे बात करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट की बात की गई है, लेकिन मैं इससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं बेटा। इंट्रोडक्शन के तौर पर जो अभी तक 2 चैप्टर सो कॉल्ड हम लोगों ने पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब हमारा जो मोशन है, मोशन नहीं बोलना चाहिए, जो चार्ज है वो एट रेस्ट पे जब होता है, जब वो चल नहीं रहा होता है, उस समय जो फिजिक्स होती है या फिजिक्स ऑफ चार्जेस, उस समय जो फिजिक्स होती है या फिजिक्स ऑफ चार्जेस व्हेन चार्जेस एट रेस्ट, तो उस फिजिक्स को, उस स्टडी को हम बोल रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं क्योंकि बेसिक बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अब जब चार्ज फ्लो करने लगता है, मूव करने लगता है या मोशन करने लगता है, तो उसके डायनेमिक्स की स्टडी, यानी डायनेमिक्स ऑफ चार्ज, वो स्टैटिक ऑफ चार्ज था और ये डायनेमिक्स ऑफ चार्ज, यानी सरल भाषा में, सरल तो ये भी है वैसे, चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। इस समय जब आप फिजिक्स स्टडी करते हैं या स्टडी करते हैं तो क्या क्या कहलाता है? इसी को हम बोलते हैं बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। बस, आप तो 10th में वैसे भी जानते ही थे। तो एकदम सिंपल बात करूं एक सेंटेंस में कि जब चार्ज रुके हुए हैं तो जो स्टडी आप कर रहे हैं वो इलेक्ट्रो स्टैटिक्स के अंदर आती है या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जब आप चार्जेस मोशन में जब रहेंगे, उस समय की जो फिजिक्स की स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। वही हम लोग पढ़ रहे हैं। बात को आगे ले चलते हैं और अब बात ये आती है कि जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की भाई चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और उसकी वजह से उसके कई सारे और प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाती हैं। और प्रॉपर्टी का मतलब आप जानते ही हैं, जैसे आप बल्ब जलाते होंगे तो बल्ब रोशनी तभी दे पाता है जब वहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी हो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रोशनी नहीं मिलती हमको, चार्जेस को मोशन में होना चाहिए। कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इस समय देखिए कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, माइक भी चल रहा है, इन सबको करंट फ्लो ऑफ चार्जेस चाहिए। तो ये सब इसके एक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती हैं। अब अगर ये प्रॉपर्टीज डेवलप्ड हैं कि चार्ज मोशन में है, जिसकी वजह से कुछ विशेष बातें डेवलप हो गई, जिसकी वजह से हम उसका यूज कर पा रहे हैं, तो आखिर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी को 2 करंट्स के बीच में फर्क कैसे करेंगे? ये फर्क करने के लिए, क्वांटिटिव फर्क करने के लिए कि भाई कोई ज्यादा है कोई कम है, इसको फर्क कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक डेफिनेशन चाहिए होती है जो हमको बता सके कि जो चार्जेस ऑफ फ्लो है इसको क्वांटिफाई किया जा सके। वो आप जानते थे, वो 10th में आप पढ़े हुए हैं, फिर भी मैं 1 मिनट के अंदर रिमाइंड कर देता हूं कि करंट किसे बोलते हैं। देखिए मैंने 3 लाइनें लिख रखी हैं। क्वांटिटेटिवली यानी मैग्नीट्यूड वाइज क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर अक्रॉस एन एरिया, मतलब कोई एरिया ले ले, मान लीजिए कंडक्टर है, मैं समझा भी देता हूं। इसमें कोई एरिया, मान लीजिए इस पॉइंट पर हमें निकालना है, तो मैं इस एरिया को ले लेता हूं और देखूंगा कि जो करंट फ्लो कर रहा है, जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, वो इसके परपेंडिकुलरली कितने क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट टाइम। किसने में? पर यूनिट टाइम। यही बात इसमें लिखी हुई है। अक्रॉस एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस देखिए इस दिशा में है, एरिया मैंने जो क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है उसका मतलब ही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना। इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग अक्रॉस दैट एरिया पर यूनिट टाइम। इस एरिया से एक टाइम के अंदर, एक यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो किया है, उसी को करंट बोलते हैं। और ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th में ही सीखा था, Q/T। बस थोड़ी सी बात ध्यान रखने वाली
कि एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए I इक्वल टू क्यू बाई टी। जब हम I इक्वल टू क्यू बाई टी लिखते हैं तो ये एवरेज करंट होती है, क्योंकि टाइम अगर मान लीजिए 4 सेकंड ले रहे हैं, 5 सेकंड ले रहे हैं, तो 5 सेकंड में टोटल कितने चार्ज गए। भाई 5 सेकंड में तो कभी ज्यादा गए कभी कम गए, सपोज ऐसा हुआ। स्टेडी करंट नहीं है, जब स्टेडी करंट होती तब तो एक जैसा करंट फ्लो हो रहा होता है, लेकिन स्टेडी करंट अगर नहीं है तो कभी ज्यादा कभी कम। तो यहां पर टोटल क्यू जो निकालते हो, ये फॉर्मूला लिखने का मतलब क्या है कि ये एवरेज करंट है। तो जब भी ये फॉर्मूला लिखा जाएगा तो ये एवरेज समझिएगा। अगर मैं इसको इंस्टेंट करंट बनाने का प्रयास करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, I लिखना पड़ेगा और लिमिट लेनी पड़ेगी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और इसको मैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर दूं। और ये डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है, यानी ये लिमिटिंग प्रोसेस में डी क्यू अपॉन डी टी है। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट है, यानी आई की वैल्यू जब मैं लिखूंगा डी क्यू अपॉन डी टी, तो ये एवरेज करंट ना होके क्या बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस करंट। उस क्षण में पाए जाने वाली करंट, क्षण क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी डेल्टा टी को टेंड्स टू जीरो यानी जीरो के बहुत ज्यादा करीब कर दिया है, तो वो क्षण हो गया आपका। ये आप जानते ही हैं, ये फॉर्मूला भी पहचानते हैं, तो ये बात समझ में इतनी आ जाती है। अब चलते हैं, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स जो मैंने बताए थे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कहां दिखती है। बारिश के दिनों में जब बिजली कड़कती है, बादल रगड़ते हैं, तो उसमें चार्जेस का मोशन होता है। भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही क्यों होती है, देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। अगर किन्हीं दो पार्टिकल्स या दो कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सब बातें आपने 10 में पढ़ी हैं। तो ज्यादा बोल दूं कि V1 इज ग्रेटर देन V2, अगर आप किसी कंडक्टिंग वायर को उसको जोड़ देंगे तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, V1 से V2 की तरफ। ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, करंट फ्लो होती है, करंट का डायरेक्शन होता है। यह बात भी समझ में आती है। चार्ज करंट को फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज नहीं रिस्पॉन्सिबल है। यह मत समझना कि किसी पे मैंने दिया कि 10 कूलाम चार्ज है और किसी पे 5 कूलाम चार्ज है, और आपने जोड़ा तो सोचो 10 कूलाम से 5 कूलाम में ज्यादा से कम में फ्लो करेगा ना। पोटेंशियल ऐसा हो सकता है कि 5 कूलाम का चार्ज हो और इसका पोटेंशियल ज्यादा हो। कई केसेस में स्फीयर ले लिया कम रेडियस का बहुत, तो उसका पोटेंशियल पता लगा बढ़ गया, है ना, आपने पढ़ा हुआ है। तो पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है ना कि चार्ज। ज्यादा बात फैलाएंगे तो बहुत फैल जाएगी। आप इतना ध्यान रखिएगा, यहां ऐसा नहीं समझ लेना कि 10 कूलाम वाला चार्ज ज्यादा है 5 का कम, तो 10 से 5 की तरफ करंट फ्लो करा दो, दैट इज रॉन्ग। तो आपको क्या सीखना या देखना है कि पोटेंशियल किसका ज्यादा है। अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट ऐसे भी फ्लो कर सकती है। अगर V2 इज ग्रेटर देन V1 है तो करंट 5 कूलाम से 10 कूलाम की चर्च चली जाएगी। जैसे आप जानते होंगे हीट और टेम्परेचर की कहानी कुछ ऐसी ही है कि टेम्परेचर डिसाइड करता है हीट किधर से किधर जाएगी, ना कि हीट किसमें कितनी है। खैर, बात का अंदाजा लग गया होगा। इस बात को जैसे मैंने बादलों में बताया, बादल आपस में फ्रिक्शन करते हैं, वहां करंट फ्लो होने लगती है, कभी कभी बिजली कड़कती है, धरती पे गिर पड़ती है, कभी कुछ नुकसान भी हो जाता है, तो वो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है जो मोमेंटरी है, क्षणिक के लिए होती है और जो भी उसको करना है वो करके जाती है। और बाकी करंट आप जान ही रहे हैं, बल्ब में ये हेलोजन यहाँ पे जल रही हैं, वो भी क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही चल पा रही हैं। ये इंटरैक्टिव पैनल भी करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही चल पा रहा है। कैमरा भी वैसे ही ऑपरेटिव है। जहां आप बैठे हैं, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही काम हो पा रहा है। जिस मोबाइल पे देख रहे होंगे वो भी ऐसे ही चल रहा है, बैटरी निकाल देंगे बंद हो जाएगा। खैर, आगे की बात करते हैं कि एसआई यूनिट करंट की फिर क्या है। एसआई यूनिट करंट की, एसआई यूनिट की बात की जाए तो एम्पियर होती है। आप लिख सकते हैं, आपने भी देखा कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिखा जाता है, तो इसको लिख देते हैं हम लोग 1 कूलाम, और ये हो जाता है 1 सेकेंड कह लीजिए। तो सन सेकेंड लिखना चाहिए, फोटो के ऊपर अगर ये जब भी लिख दो तो बड़ी समस्या रहती है, इसका कोई जुगाड़ मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं। तो यहां पर करंट को हम बोलेंगे एम्पियर, AMPERE। तो एम्पियर हो गया, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। ये इसका एम्पियर वर्ड्स में हो गया, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन A है, ये भी आप जानते
हैं तो एसआई यूनिट हो जाएगी एम्पियर करंट की। और फंडामेंटल यूनिट्स में इसका इस्तेमाल किया गया है, कूलाम को नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि चार्ज को नापना बड़ा मुश्किल काम है, करंट को नापना आसान है, नाप सकते हैं मीटर से। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए लिखा कन्वेंशन इन इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात कर रहे हैं। देखिए जो पहले जब इलेक्ट्रॉन खोजे नहीं गए थे तो हम लोग यही समझते थे कि जो पॉजिटिव चार्ज का मोशन का डायरेक्शन है वही हमारा करंट का डायरेक्शन होता है। करंट डायरेक्शन लिख देता हूं, बात तो पकड़ ही पा रहे हो। अब क्या हुआ, जब मेरे ख्याल से 1897 में जब इलेक्ट्रॉन पिक्चर में आ गया तो पता ही चला कि कंडक्टर के बीच में जो करंट होती है, देखिए डिफरेंट सब्सटेंसेस में डिफरेंट रोल प्ले करते हैं चार्ज कैरियर्स। जैसे कंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं करंट फ्लो कराने के लिए, और इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, Na+Cl-, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन की चर्चा वहां नहीं होती, कम होती है, नहीं होती है। और उसी हिसाब से सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं। तो कहने का यह मतलब है कि डिफरेंट करंट जहां अलग अलग चीजों में फ्लो हो रही है वहां पर जो रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर है, रिस्पॉन्सिबल आदमी है, वो अलग अलग है। हम लोग इस चैप्टर में अपने आप को कंडक्टर पे ही फोकस करेंगे क्योंकि कंडक्टर के बारे में ही चर्चा की गई है। और कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पिक्चर में आया तो ये दिखा कि कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होती है, जो चार्ज का मूवमेंट होता है, वो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है। पॉजिटिव चार्ज चलते ही नहीं है। हम तो मान के बैठे थे कि पॉजिटिव वाला डायरेक्शन होगा करंट, और वो पता लगा कि ये तो हीरो ही नहीं निकला, ये तो शांति अब जहां पड़ा वहीं पड़े रहना चाहता मोटे तौर पे। कोई और है जो भगदड़ मचा रखी है जिसने। अब उसकी कहानी देखी तो निगेटिव चार्ज मिला जब इलेक्ट्रॉन आविष्कार हुआ इलेक्ट्रॉन का, और देखा ही गया कि भाई पॉजिटिव चार्ज अगर इधर चल रहे हैं तो अगर निगेटिव चार्ज हमारे इधर चले तो हम करंट का डायरेक्शन, ये मोशन का डायरेक्शन समझ लीजिए, और यहां पर भी मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन के मोशन का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन किधर लेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो समझ गए होंगे, अगर पॉजिटिव वाला इधर चल रहा है तो करंट इधर है, निगेटिव वाला इधर चल रहा है तो करंट इसकी विपरीत दिशा में। कितनी बात याद रखनी है, ये कन्वेंशन मेथड इसको बोलते हैं। जो कन्वेंशन मतलब पुराने जमाने चला आ रहा, हमने मान लिया था। अब उसके बाद मॉडर्न थ्योरी क्या हो गई, जब इलेक्ट्रॉन ढूंढ लिया गया कि भाई पता चला इलेक्ट्रॉन खिलाड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हमने इस रूप रंग को बदला नहीं, बस डायरेक्शन ऑफ करंट को उल्टा मान लिया। इतनी बात ध्यान में रखनी है, इससे ज्यादा आपको कोई समस्या नहीं आने वाली, बड़ी बेसिक सी बात है। तो आप बात समझ गए, पॉजिटिव किधर निगेटिव किधर। अब कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा और कमाल की बातें। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होती है। देखिए इस इलेक्ट्रिक करंट में अभी तक आपने या बहुत जगह आपने पढ़ा होगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है। भाई ठीक है, वेक्टर के लिए अब यहां पर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बनाते हो तुम। जैसे कहीं बनाते हो तो आप लिखते हो 2 एम्पियर की करंट जा रही है, डायरेक्शन आपने बना रखा आई का, डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है। तो किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलने के लिए तीन चीजों को वो पूरा करे, सेटिस्फाई करे। एक तो उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो, या मैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लिख देते हैं। और उसके बाद सेकंड चीज क्या है, 2 ही चीज क्या लेते हैं, दोनों को आपस में जोड़ लिया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। दूसरा वो वेक्टर लॉ को फॉलो करे। अब यहां पर ये जो करंट है ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। किसी भी क्वांटिटी को अगर वो ये दोनों चीज फॉलो कर रहा है तो हम बोलते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे फोर्स। लेकिन करंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। वेक्टर लॉ का मतलब क्या हुआ, आपने कम से कम इतना तो हमको मालूम ही है कि मान लीजिए एक तार मतलब वायर मैं ऐसे लेके आ रहा हूं जिसमें 2 एम्पियर करंट है, इसमें 3 एम्पियर करंट है, और ऐसे एक वायर निकाला, बिजली वाला आता होगा ठीक करने के लिए, कभी कभी दांत से ही छील करके बांध देता है, वरना प्लायर होता है प्लास उससे छीलता है। तो आप वो जब तारों को जोड़ रहा होता है तो कोई एंगल ध्यान में नहीं रखता, वो पकड़ के ऐंठ के टेप लगा देता है उस पर।
यही तो करता है। या आपने कभी भी थोड़ा बहुत काम किया हो, दिवाली में झालर लगाने का प्रयास किया हो तो समझ में आया होगा। मुझे तो सब पसंद है, मैं अक्सर करता रहता हूं। खैर, तो ये 2 एम्पियर 3 एम्पियर की कहानी है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 5 एम्पियर निकल आता है। मान लीजिए इसके बीच में एंगल 60 डिग्री है। अब इस एंगल को अगर आप बदल दीजिए, सपोज ऐसे करंट का डायरेक्शन उल्टा बना दिया, अगर कुछ ऐसे ले ले मैं करंट, ये देखिए यहां पर इसको जोड़ा, यहां पर आ रहा था 2 एम्पियर, यहां पर 3 एम्पियर, तो भी यहां 5 एम्पियर होगा, भला ये एंगल 30 डिग्री हो। तो इनके बीच का एंगल बदलने पर भी 5 एम्पियर में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जबकि वेक्टर अगर लॉ फॉलो करता तो इन दोनों के बीच वाला एंगल बदलने से उसका रिजल्टेंट बदल जाता, फोर्स में बदल जाता। अगर ये फोर्स में होता तो कहानी कुछ और होती। अगर किसी पॉइंट पर 2 फोर्स लगाओ, एक F1 और एक F2, समझ पा रहे होगे, इधर बना देना चाहिए वेक्टोरली, और इसके बीच में अगर एंगल इधर या इधर बनाइए 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट कुछ और आएगा, और 30 डिग्री कर देंगे तो रिजल्टेंट कुछ और आएगा। लेकिन करंट में नहीं होता। बात समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इस वजह से आपको जोड़ते वक्त कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस करंट को जोड़ दीजिए। हाँ, बस इतना जरूर ध्यान रखना है कि मान लीजिए किसी में करंट ऐसे जा रही है 3 एम्पियर और ऐसे आ रही है 2 एम्पियर, तो नेट करंट आप मानेंगे तो प्लस माइनस थोड़ा मानना पड़ेगा। भाई नेट करंट किधर हो गई? 3 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर यानी 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन आप ऐसे दिखाएंगे। डायरेक्शन है तो ऐसा नहीं 3 2 5 जोड़ के ठंडे हो गए 3 2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी नेट करंट कितनी मिलेगी? 1 एम्पियर। ये कहानी थोड़ी दिमाग में रखनी है बस। बाकी मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। अगली बात करते हैं हम लोग ओम्स लॉ की। ये बड़ा फेमस लॉ है, आप जानते ही हैं, जस्ट आपको रिमाइंड करा रहा हूं। बड़ी बेसिक चीजें कि द करंट फ्लोइंग, जानते ही द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। एक किसी भी कंडक्टर के अंदर आप इन पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट करते जाओगे, इसमें करंट की वैल्यू उसके प्रोपोर्शनल होगी। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करंट, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू I। ये देखिए लिखा भी है और आप 10th से जानते भी हैं। एक कंडीशन यहां जुड़ जाती है बस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। ये एंड्स बना दिए थे। प्रोवाइडेड, अब ये देखिए, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी टेम्परेचर में बदलाव नहीं होना चाहिए और दूसरी जो फिजिकल कंडीशंस है वो भी ना बदलें। तो हम ये कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हुए हम इसको P इज इक्वल टू RI लिख देते हैं, और इसी R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये आपने पढ़ रखा है, कोई स्पेशल चीज मैं नहीं बता रहा हूं। अब इसी में अगर आप बात करें रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन टू करंट। करंट को फ्लो होने में जो बाधक है, अपोजिशन। तो अगर करंट फ्लो होना चाहती तो उसका कितना अपोजिशन हो रहा है, कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, उसको हम देखते हैं, और वो अलग अलग बातें होती हैं। बात कुछ अंदाजा लग पाया होगा। ज्यादा डीप जाएंगे तो एक छोटी सी चीज बहुत लंबाई में चली जाएगी, तो मैं रोक रहा हूं अपने आप को। इट इज वेरी इजी कि करंट जो फ्लो हो रही है, जैसे आप किसी ट्रेन में बैठने के लिए रेलवे स्टेशन में जाते हैं, जब भीड़ कम होती तो आसानी से डब्बे तक पहुंच जाते हैं, और जब बहुत प्लेटफॉर्म पे भीड़ होगी, खचाखच होली का महीना मान लीजिए जा रहे हैं, होली में लोग घर जा रहे हैं एक साथ, तो आप अपने डब्बे तक, कोच तक पहुंचने में भी अपने छक्के छूट जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि देयर इज ए मच अपोजिशन टू यू, कि आप अपने डब्बे तक पहुंच पाए। तो जब अपोजिशन ज्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जब अपोजिशन टू द करंट कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो ओम होती है, आगे शायद इसमें लिखा भी होगा जो बताऊंगा आपको। लेकिन कुछ बातें ओम्स लॉ को देखते हुए, जब भी हमको R निकालना होगा हम उसको V/I लिख दिया करेंगे। और एक बात देखिएगा, जब भी हम लोग ओम्स लॉ का ग्राफ बनाते हैं, ये आपको अंदाजा है इसलिए मैं लिख रहा हूं, ये V और I में जब प्लॉट करेंगे आप ग्राफ को, तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है। इसका मतलब क्या है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है।
इस दशा में जब भी V अपॉन आई लोगे, ये आपका रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। V अपॉन आई क्या है? स्लोप ऑफ दिस लाइन। स्लोप समझते हो ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं यहां कहीं किसी पॉइंट P पर ड्रॉप कर दूं परपेंडिकुलर, ये जो एंगल थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री आप जानते ही हैं, फिजिक्स बायो वाले सब, कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू, अब ये परपेंडिकुलर लोगे तो V मिलेगा और ये बेस लोगे तो I मिलेगा। इसी को बोला जाता है स्लोप। तो इस ग्राफ में V अपॉन आई जो रेशियो निकालोगे वो स्लोप होता है, और वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। अब तिकड़म क्या होती है आपके सामने ना, कि इसको उल्टा कर देते हैं हम लोग। अभी हम लोग आगे भी देखेंगे, कई बार आपके सामने फोटोग्राफ आ जाती है I अपॉन V की ऐसे, और सवाल में क्या दिया रहता है? दो रेजिस्टेंसेस। जैसे यहां की बातचीत करें, देखिए मैं बता ही दूं, दिमाग में जब बात आ गई है, ये मान लीजिए हमारे पास V और I में प्लॉट किया गया है, और दो हमारे पास कर्व्स हैं। एक कर्व ये है, दूसरे का कलर बदलने की कोशिश, एक ये है। इसको मैं लिख रहा हूं R1 R2, ये ओरिजिन हो गया। अब इस केस में अगर आपसे पूछा जाए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आप बिल्कुल कह पाएंगे जिसका स्लोप ज्यादा है। तो स्लोप में तो एकदम दिखाई पड़ रहा है, वरना V अपॉन आई। मान लीजिए आप इस पॉइंट के लिए, इन दोनों के लिए कॉमन पॉइंट P ले लो जिसके कोऑर्डिनेट सेम हो गए। दिस इज V सेम फॉर बोथ द ग्राफ्स। लेकिन I फर्क हो गया, इसके लिए यहां पर I1 है, देख पा रहे हो, ये I1 है, I1 सेम हो गया, V1 की बात करनी चाहिए। फोटो तो नहीं है। तो अब देखिए दोनों के लिए, अगर मैं लाल कलर लेता हूं, दोनों के लिए पॉइंट क्या है एक्सिस पे? I1। तो ये इसके लिए भी I1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स I1, और ये क्या रहा? V1। और इसी तरह बात करें इसके, तो ये I2 V2 लिख लोगे, V2 बड़ा है, और आप जानते हैं कि V अपॉन आई को रेजिस्टेंस बोलते हो। तो सिंपली आप कह सकते हो, क्योंकि ऊपर से देखा स्लोप देखो, इसका स्लोप कम है θ1, इसका स्लोप ज्यादा है θ2, ऐसे भी कह सकते हो। तो इस वजह से R2 विल बी ग्रेटर देन R1। जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा VI ग्राफ में। अब इस ग्राफ को पलट अगर देंगे, आपके पास क्वेश्चन बोर्ड में या नीट में इसको पलट के ही मिलता है। ये तो बच्चों वाला एकदम हो गया, मतलब ऐसा समझते हैं टीचर। अब आपको क्या करेगा ना, वो भ्रमित करने के लिए इधर आई इधर V बना के देगा। अब ऐसे बनाएगा फोटोग्राफ। अब आपसे कहेगा बताओ किसका स्लोप ज्यादा या कुछ और कहानी। तो आप समझ गए, ये पलट दिया गया है। तो यहां पर जब आप स्लोप निकालोगे I अपॉन V, ये स्लोप तो इस ग्राफ का ये है ना, तो ये रिजल्ट देगा 1 अपॉन R का, 1 अपॉन R का। तो जो कहानी जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, इस केस में भाई इस तो स्लोप है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, क्योंकि रेसिप्रोकल हो गई। तो इस समय क्या दिखा? R2 का रेजिस्टेंस कम हो गया R1 से, R1 ज्यादा हो गया। ये देखिए इसका θ1 और इसका θ2, I V ग्राफ में, I वर्सेस V ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो ये बात पकड़ के रखना, ये आता है और इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। मैं पूरी तरह कम्युनिकेट कर पाया हूंगा ऐसा मुझे लग रहा है। किसी भी एंगल से कैसा भी सोचिए, इन ग्राफ को हैंडल करना आना चाहिए। VI ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, IV ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। खत्म हो गई बात। खैर आगे की तरफ चलते हैं और इसका SI यूनिट भी देख लेते हैं। आगे हो सकता है हेडिंग मैंने डाली हो। जो SI यूनिट होता है रेजिस्टेंस का R का, वो आप ओम लिखते हैं, OHM, या ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ओम। ये भी इस्तेमाल करते रहेंगे, साइंटिस्ट थे ओम साहब, उन्हीं के नाम पे उन्हीं की इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसा रखा गया है। ये आगे शायद मेरे ख्याल से यहां पर ये बात की गई, R अपॉन आई, ओम आप समझ गए ऐसा यूनिट, बाकी डिटेल भी बता दिया। अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से रेजिस्टेंस बनाते हैं। जब ये R बनाते हैं तो इसे कहते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस। फिक्स्ड रेजिस्टेंस जब वेरिएबल बनाना होता है तो ऐसे बनाते हैं और एक एरो लगा देते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। और कई बार यू स्टेट लगा देते हैं, उसमें भी वेरिएबल दिखता है, मतलब इस तरीके से लगा के एक एरो ऐसे लगा देते हैं। तो ये रियोस्टेट या इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको भी आप समझ लीजिए। तो ये कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और भी किए जा सकते हैं। मोटे तौर पे ये तीन जो आपके सामने बने हैं, इसको दिमाग में रखना जरूरी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते रहेंगे।
तो ये कहानी इसकी हो जाती है। आगे चलते हैं बेटा और आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। एसआई यूनिट, ये ओम, देखिए मैंने लिखा था एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, ओम, और ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब एसआई यूनिट के बाद क्या ये, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने वैसे 10th में पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसकी बातचीत हम लोग करते हैं। तो आप देखेंगे रेजिस्टेंस कई फैक्टरों पे डिपेंड करता है, जो मैं बताऊंगा, फॉर्मूला भी बनेगा उससे ले देखे। तो रेजिस्टेंस पहले डिपेंड करता है लेंथ पर, जिस कंडक्टर की जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना रेजिस्टेंस होगा। 1 मीटर लंबा वायर है तो रेजिस्टेंस अलग है, और 4 मीटर लंबा है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जितनी लेंथ, आप समझ भी रहे हैं कि भाई ये इतना बड़ा वायर, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा तो इसमें इतनी जगह है अपोजिशन के लिए, और अगर इसकी जगह और लंबा वायर ले लेंगे तो अपोजिशन अब इतने में मिलेगा, ज्यादा में मिलेगा, ज्यादा अपोजिशन मिलेगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस। सिमिलरली समझ लीजिए जैसे आप वही ट्रेन पकड़ने गए हैं, प्लेटफॉर्म नंबर, नॉर्मली जब आप घुसते हैं तो या तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पड़ता है या लास्ट वाला जिधर से एंट्री कर रहे हैं। नॉर्मली मैं 1 पकड़ लेता हूं, तो 1 पकड़ेंगे तो जैसे ही एंट्री करेंगे अपने रेलवे स्टेशन पे 1 आपको दिख जाएगा। 1 की जगह मान लीजिए आपका 10 नंबर आ गया प्लेटफॉर्म, तो ज्यादा आपको सीढ़ी वीढ़ी चढ़ के पहुंचना पड़ेगा ना, तो ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, ज्यादा भीड़ मिलेगी। यहां भी भीड़ मिली, पुल पे भी मिली जो चढ़ रहे हैं, फिर नीचे उतरे फिर भीड़ मिली, फिर कोच तक जाने में और मिली, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। खैर ये बड़ी सिंपल सी बात थी, ना बताते तो भी आप समझ जाते। आगे बात करते हैं रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। भाई इसकी जगह मैं इसको ज्यादा जगह दे दूं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने बढ़ा दिया, तो आप जान रहे हैं कि इसको अब झगड़ा कम करना पड़ेगा। भाई जाने के लिए अगर एरिया बढ़ा दिया जाए, एक डोर है 3.5 फीट लंबाई का, जो नॉर्मली 3.5-4 फीट के होते हैं, एंट्री का मान लीजिए उसको 3.5 फीट की जगह 10 फीट का बना दें, तो ज्यादा लोग घुस पाएंगे आसानी से, बिना लड़ाई झगड़े के अंदर जाया जा सकता है। ठीक, तो जैसे जैसे एरिया को इंक्रीज करते हैं आप आराम से अपोजिशन को घटा लेते हैं। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है नेचर ऑफ द मटेरियल। तो नेचर ऑफ द मटेरियल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सेम कंडक्टर लेके आ जाइए जिसका लेंथ एरिया सेम है। मान लीजिए ये कॉपर का बना हुआ है और दूसरा हम लेके आ जाएं जो एल्युमिनियम का बना हुआ है, तो इन मटेरियल बदलने से सबका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया एक ही है बेटा, फिर भी हम देखेंगे दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा। R1 R2, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस किसी का कम किसी का ज्यादा मिलेगा। यानी नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा आपका रेजिस्टेंस। और जो कई जगह आपने देखा होगा, एक जमाने में हीटर आते थे, हीटर का मतलब हो गया जो बिजली पे हीट करते थे लोग, हीटर्स जिसमें खाना बनाते थे, कई लोग बिजली पे लगाते थे, नाइक्रोम वायर लगाया जाता था, या प्रेस में फिलामेंट भी नाइक्रोम का लगता है। बल्ब इंडिसेंट वाले जो गर्म होके जलते हैं, पुराने वाले पीले वाले जो जलते हैं, वो भी बल्ब कैसे थे, या हैं, कई लोग इस्तेमाल करते होंगे भी, तो वहां पे भी वरना LED लाइट्स यूज करते हैं हम लोग, वरना उसमें भी टंगस्टन वायर और जो भी लगता था वो काफी ज्यादा रेजिस्टेंस होता था उसका, जिससे हीटअप होके वो इतना रेडिएशन निकले कि वो विजिबल रेंज में पड़े और दिखाई पड़े आदमी को। तो उस तरह का नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। नाइक्रोम वायर की जो रेजिस्टिविटी है कॉपर वायर से 60 गुना ज्यादा रहती है। कॉपर वायर का जो रेजिस्टिविटी होगी या जो रेजिस्टेंस होगा, बात करेंगे, वही कहानी आप नाइक्रोम वायर में करेंगे तो 60 गुना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर देगा। खैर अंदाजा आपको लग पाया होगा। ये 3 मोटी मोटी बातें होती हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, उसकी अलग से हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक को लेते हुए आगे जब बढ़ेंगे। अभी मैं इतना बता रहा हूं कि रेजिस्टेंस इन 3 चीजों पे डिपेंड किया, और ये दिमाग में रखिएगा कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी, ये टाइम नहीं है टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए ओम्स लॉ में बोला गया था कि टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर बदलेगा तो बहुत कुछ बदलेगा। तो यहां पर इन तीनों बातों को मिला लिया जाए तो मैं लिख सकता हूं R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, ऐसे लिख लिया। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब लगाते हैं इसमें तो हम लिखते हैं R इज इक्वल टू रो ठीक से बनाया नहीं मैंने, R इज इक्वल टू रो L/A, और इस रो को
एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसका नाम भी देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। इसे क्या पढ़ते हो, क्या रो, RHO मालूम होगा आपको। इसे बोलते हैं रेजिस्ट, क्योंकि 10th में था इसलिए बोल रहा हूं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये बड़े काम की चीज होती है। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये भी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, ये लंबाई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे नहीं डिपेंड करती। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में फर्क है, देखिए R अलग है और रो अलग है। R डिपेंड्स ऑन, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, जो रेजिस्टेंस होता है, ये सवाल आज पूछा जाता है आपसे तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप। रेजिस्टेंस लेंथ के घटाने बढ़ाने से, एरिया के घटाने बढ़ाने से बदलेगा, रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। रेजिस्टिविटी विल नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया। किस पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर भी। तो रो, मैं इस बात को थोड़ा आपको हाईलाइट कर दूं, रो डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ L एंड A। किस पे डिपेंड कर रही है, रो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब समझ गया होगा ना, एल्युमिनियम है, कॉपर है, एग्जाम्पल एल्युमिनियम, कॉपर। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एल्युमिनियम है, या आपने यहां पर कॉपर लिया था, और भी आयरन फायरन जो भी लेना वो आप समझेंगे, तो उस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस तो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। तो आपसे कभी कभी ये पूछते हैं झटका देने के लिए कि ये कंडक्टर है, उसका लेंथ L था और अभी हमने खींच के इसको 2L कर दिया है, खींच के या 2L कर दिया है। तो पहले की रेजिस्टिविटी रो थी, अब बताओ कितनी हो गई। तो रेजिस्टिविटी अब भी रो रहेगी, नहीं बदलेगी, रेजिस्टेंस बदल जाएगा। अगर पहले का R है, बाकी पैरामीटर सेम रखे गए हैं, तो ये 2R हो जाएगा, क्योंकि लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अभी यहां पर मैंने जो कहानी थी, वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखा, केवल लेंथ बढ़ाई है बस। अभी इसका जिक्र करेंगे। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो जब लंबाई खींचोगे तो एरिया कम हो जाता है। भाई समझ रहे हो ना क्या मैंने बोला, कि एक कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू L, और दूसरे को तुमने खींच लिया 2L, तो ये A का A थोड़ी होगा, पतला हो जाएगा ना एरिया। भाई वॉल्यूम तो वही है। तो यहां पर अगर इसका वॉल्यूम V है, जिसे आप V इज इक्वल टू A इंटू L लिख रहे हो, तो इसका भी वॉल्यूम, मटेरियल तो वही लगा है, तो वॉल्यूम कितना रहा, V A डैश इंटू 2L। तो इस और इसकी वैल्यू V आनी चाहिए, तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आधा एरिया। तो एरिया भी घट बढ़ जाएगा, तो इससे भी डिपेंडेंसी हो जाती है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया है कि नहीं, ये बात ध्यान देने योग्य रहती है। मैंने जो बातें की इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखा है ना, जो वॉल्यूम बने लेंथ को डबल किया, दैट्स ऑल। ठीक है, तो बात आप मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे। अब ये देखिए, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब ये फॉर्मूले में अगर मैं रो को डिफाइन करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। अब क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 कर दीजिए, 1 मीटर स्क्वायर ले लीजिए, लेंथ को 1 मीटर कर दीजिए। उस दशा में जब ये दोनों रख देंगे, ये क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू R। अब आप डिफाइन कर सकते हैं, यही बात डिफाइन करके लिख दी गई है। क्या बोला गया है, द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल मे बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ दैट मटेरियल। अब इतनी चर्चा के बाद, हैविंग यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर लेना। एसआई सिस्टम में काम कर रहे हो तो, सीजीएस में हो तो 1 सेंटीमीटर, एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी इस यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को भी आपने 1 ले लिया है। और इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द यूनिट क्यूब ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। यूनिट क्यूब बोलने का मतलब क्या होता है, जैसे क्यूब बनाते हो ऐसे, तो इस क्यूब में अपोजिट फेसेस में ले लो यहां पर, तो कोई इसमें दिक्कत थोड़ी है। भाई इनके बीच का ये जो एरिया है कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट क्यूब पे सब कुछ 1 है, और साथ में लेंथ कितनी हो गई, 1 मीटर। यूनिट क्यूब जो ऑफर करेगा वो बात वही रहती है, या जो मैंने लिखा है R इज इक्वल टू रो हो जाता है, 1 मीटर लेंथ और यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो
ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मुद्दा है जो हमें ध्यान होना चाहिए। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? तो एसआई यूनिट तो आप निकाल ही सकते हो, जैसे R इज टू रो L अपॉन ए है, तो रो निकालोगे तो RA अपॉन L, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, वैल्यू आ गई ओम मीटर, तो इसको हम लोग ओम मीटर लिखते हैं और नॉर्मली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ओम मीटर इस तरह लिखा जाता है। ये बात देखिए समझ में आ जाती है और पकड़ में भी आती है। अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल भी कुछ लिया है इस पे, चेंज इन रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट एक प्रक्रिया है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। तो देखिए पहले क्या करते हैं, मान लीजिए वो यहां पर क्या जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट लेंगे, यानी जो खींचतान करेंगे कुछ भी हो जाए वॉल्यूम में बदलाव नहीं ले रहे हैं, ये दिमाग में रखना है। अब एक वायर को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, वायर की लेंथ को बदलना चाहते हैं, तो लेंथ बदलने पर रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है ये जानना चाहते हैं। ठीक, इसके लिए कुछ कैलकुलेशन लगा देंगे, फिर न्यूमेरिकल एक दो कर लेंगे, बड़ी शांति से काम हो जाएगा। तो हमने ये वायर लिया, आपको थोड़ा सा बढ़िया समझ में आए, मान लीजिए इसकी लेंथ ले लेते हैं L1 ले लो, और दूसरे में इसको खींच के हमने इसको कर दिया L2। वॉल्यूम कांस्टेंट है दोनों का, देखिए लिख दिया पहले ही। तो इसका अगर रेजिस्टेंस R1 था तो इसका रेजिस्टेंस R2 क्या होगा? तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात, इसको आगे के लिए ध्यान भी रखेंगे। R1 को लिखोगे रो, मैं L1 लिख देता हूं, अपॉन जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो लिख देता हूं, सपोज करिए A1 लिख दिया हमने। ठीक, अब क्या करिए, इसको सरल बनाने के लिए हम लोग ऊपर और नीचे L1 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये चीज देखिए क्या बन गई, R1 रो L1 स्क्वायर अपॉन A1, L1 क्या होता है V1, A1 इंटू L1 क्या हो जाएगा V1, ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा हुआ है दोनों ही गतिविधि में। तो R2 क्या हो जाएगा, जब R2 के लिए चलेंगे तो आप क्या लिखोगे, रो L2 स्क्वायर अपॉन V1, क्योंकि वॉल्यूम तो वही रखे हुए हैं। अब इसको डिवाइड मार दीजिए, ये हो गया R1 अपॉन R2, और यहां वैल्यू आ गई L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। इस बात को दिमाग में पकड़ के चलिए, दैट्स ऑल। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है जो बताया, तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर के फॉर्म में होगी। न्यूमेरिकल एक आधा और करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। तो ये लेंथ का, जब लेंथ पे वेरिएशन रेजिस्टेंस का क्या आएगा उसकी जानकारी थी। ठीक, अब मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाए, मैं लिख देता हूं लेंथ। ये कहानी किसकी है, लेंथ जब बदल रहे थे। अब हम चेंज करना चाहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, व्हेन ए चेंजेस मतलब आप समझ जाएंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, वही चीज इस्तेमाल करेंगे। देखिए R की वैल्यू होती थी रो L अपॉन A, अब इसके ऊपर और नीचे A से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी क्या बना, रो L इंटू A हो जाएगा वॉल्यूम, ये रहा वॉल्यूम अपॉन A स्क्वायर। अब जब R1 की जगह आप R2 लेने जाओगे तो वॉल्यूम और रो तो सेम रहेगा। तो अगर मैं इसको A1 स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक, इसको L1 कर दो, इसको V1 कह दो, तो आप क्या लिखोगे, रो V1 अपॉन A2 स्क्वायर। तो इस समय R1 अपॉन R2 क्या आ जाएगा, देखिए बड़ी सिंपल सी बात आ जाएगी, अपोजिट, यानी A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, यानी रेजिस्टेंस सिंपली 1 अपॉन A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहने वाला है। बात पकड़ में आई होगी जैसा अंदाजा लग रहा है। अब कभी कभी कानून क्या होता है कि एरिया के क्रॉस सेक्शन से मतलब नहीं रह जाता, वो कहते हैं रेडियस की चर्चा कर रहे हैं। तो आप ये जानते ही हैं कि जो नॉर्मल ट्रीटमेंट हम करते हैं कंडक्टर्स का, उसमें वायर की अगर बात करो, रेडियस ऑफ द वायर, तो उसमें हम लोग इसको A बोलते हैं और इसी का रेडियस मान लीजिए R ले लिया तो A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर लिखते हैं। हमें मालूम क्या हुआ कि A प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, यहां से दिख रहा पाई कांस्टेंट है। तो कैपिटल R की बात करें वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो वो प्रोपोर्शनल होगा, ये देखिए A प्रोपोर्शनल था R स्क्वायर के, ये खुद A स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहां वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R की पावर 4।
जहां पर आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ दी वायर। बात पकड़ में आ रही होगी। अब R1 अपॉन R2 करने की बात करेंगे अगर हम लोग, R1 अपॉन R2, R1 R2 क्या, रेजिस्टेंसेस, तो इसको लिख सकते हैं R2 की पावर 4 अपॉन R1 की पावर 4। तो इन बातों को ध्यान रखा जा सकता है। भाई ये जो वैल्यू लिखी थी इसी में स्क्वायर वाली वैल्यू और ऐड हो गई एक तरीके से, तो ये पावर्स बढ़ गई। तो जब भी आपका किसी वायर का वॉल्यूम, ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, अगर वॉल्यूम बदलेगा तो फिर कहानी कुछ और होगी। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस का जो प्रॉपर्टी है वो 1 अपॉन आर की पावर 4 से बदलेगी। तो हमने लेंथ बदल के देख लिया, एरिया बदल के देख लिया, अब देखते हैं कि और क्या चीज बदली जा सकती है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और नीट वगैरह में बड़ा पूछा, जेईई मेंस में भी पूछते हैं, नीट बोर्ड में तो काफी पूछा जाता है, परसेंटेज चेंज। वो कहते हैं कि भाई लेंथ में 2% का चेंज किया है तो रेजिस्टेंस में कितने परसेंट का चेंज होगा। ये सवाल बड़ा पसंदीदा सवालों में से है। आइए इसका एक कुछ निचोड़ करके एक फॉर्मूला बना लेते हैं और उसी को लेके आगे इस्तेमाल करेंगे हम लोग। चलिए फटाफट देखते हैं। अब लेंथ को लेके मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं, इफेक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज, इफेक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज। कब की बात कर रहे हैं, इन लेंथ लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। इन लेंथ ऑफ द वायर, वायर की ही चर्चा कर रहे हैं तो ऐसा ही पकड़ के चलना होगा। मान लेते हैं कि जो परसेंटेज चेंज है वायर में लेंथ में वो x% है। परसेंटेज चेंज कितना है, x%। किसी वायर, और ये x% है वो कम है, कम का मतलब लेस देन 5% समझ लो। x ज्यादा नहीं ले रहे हैं, अगर ज्यादा लेंगे तो ये मेथड नहीं लगेगा, फिर तो निकालना पड़ेगा। x 5% से कम है, x का जो चेंज है वो कम है। अब क्या करना होगा, अब हमें पता था कि जो R1 R2 का लेंथ से लेना देना था वो मैं R2 अपॉन R1 लूंगा, तो इसे लिखूंगा L2, इसे लिखूंगा L1। ये भी हम लोगों ने देखा था कि लेंथ और R में ये प्रोपोर्शनलिटी चल रही थी। अब लेंथ में कलर बदल लेते हैं, नया लेंथ कितना मिल गया, क्योंकि x% का चेंज हुआ है। तो जो लेंथ ये प्रोपोर्शनलिटी जो थी वो L² में थी बेटा। अभी ये जो ऊपर की थी ये इधर आ जाओ, ये देखिए यहां पर देखा था ना हम लोगों ने, ये कहां पे लिखा, ये देखिए R1 अपॉन R2 L1² अपॉन L2² लिखना चाहिए, यहां रह गया है, इसको स्क्वायर लिखेंगे आप। तो R1 अपॉन R2 L1² अपॉन L2² और R2 अपॉन R1 लिख दो यहां, तो आप लिखोगे L2² अपॉन L1²। बात को अंदाजा ले पा रहे होंगे, यही बात मैंने यहां लिखी है, ये देखिए यहां पर, और यहां पर L2² अपॉन L1²। L2 क्या होगा, L2 में x% का इंक्रीज, एक तार लिया था और तार को x की वैल्यू अगर 2% है, 2% हमने आगे बढ़ा दिया, वॉल्यूम सेम रखा है। देखिए पूरी चर्चा क्या चल रही है, वॉल्यूम सेम। तो तार में लेंथ हमने 2% इंक्रीज कर दी, कीपिंग द वॉल्यूम सेम। तो अगर पहले लेंथ हमारी L थी, L1 थी, तो 2% बढ़ने के बाद क्या हो जाएगी भाई, L1 पहले थी प्लस L1 का x% और बढ़ा दो, और बढ़ा के हमने जोड़ दिया। यही तो L2 की वैल्यू है, देखिए L1 प्लस L1x अपॉन 100। समझना मेरी बात भाई L1 में x% का और लेंथ एक्सटेंड कर दिया है, तो L1 प्लस L1 का x% यानी L1 इंटू x अपॉन 100, इसी में जोड़ दो, दैट इज द L2 लेंथ। आ गई बात समझ में। अब यहां पर ये वैल्यू फीड कर दीजिए, देखिए कितने आराम से काम होगा। L2 की जगह L1 ले लेते हैं कॉमन, तो L1 1 प्लस x अपॉन 100। अब क्योंकि स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर आ जाएगा अपॉन L1 का स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, समझ पाए होंगे ना, ये L2 की जगह ये मैंने वैल्यू लिख दी, स्क्वायर स्क्वायर है, L1² और L1² गया कट, तो R2 अपॉन R1 क्या आया बेटा, ये आया 1 प्लस x अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक, अब बात करते हैं परसेंटेज चेंज की। तो जो परसेंटेज चेंज होता है, मैं यहां लिखता हूं आपके लिए, वो परसेंटेज चेंज क्या होगा, डेल्टा R अपॉन R
इंटू परसेंटेज, मतलब R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100। यही तो रेजिस्टेंस के परसेंटेज का चेंज होता है। और R2 अपॉन R1 तो आप निकाल के यहां पर बैठे ही हैं। तो यहां की बात करें अगर R2 अपॉन R1 की, तो आप इसको R2 अपॉन R1 -1 भी लिख सकते हैं, इंटू 100 तो चल ही रहा है। 100 लिखो भाई कहीं, ये 100 लिख दिया। अच्छा ये तो हट चुका है, आराम से लिख सकते हैं। ये साहब इंटू 100। अब यहां पर हमने R2 अपॉन R1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस एक्स अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 1, और ये जो परसेंटेज में इंटू 100 आंसर निकालेंगे तो परसेंटेज में लिख देंगे। अब इसको आप बाइनोमियल थ्योरम से खोल दीजिए। जब खोलोगे, उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे, तो 1 प्लस 2x अपॉन 100 करके आगे बातें बनेगी। तो यहां पर अगर मैं इसको लिखूं बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करने के बाद, तो इसको लिखोगे 1 प्लस 2x अपॉन 100, तो वैल्यू थी फैक्टोरियल 1 करके, एंड सो ऑन हायर पावर्स ऑफ x, और ये अंत में रहा ये -1 और इंटू 100। तो ये आपने, ये देखिए 1 से 1 काट दिया, और x की जो हायर पावर थी, क्योंकि x छोटा है उसको इग्नोर कर दिया। तो ये वैल्यू कितनी हो गई साहब, x से 100 से 100 कट गया, तो 2x% आ गई वैल्यू। 2x की वैल्यू निकाल ली, x परसेंटेज में था ही, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 2x%। क्या समझ में आया हमको यहां से? ये जो इतनी प्रक्रिया आप समझें या ना समझें, इतना पकड़ लीजिए कि डेल्टा R अपॉन R%, यानी होने वाला जो चेंज रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 2x% के हिसाब से बदलेगा। ये इसकी कहानी है कि अगर लेंथ में 2% की चेंज होगा, तो हमारे रेजिस्टेंस में कितने परसेंट का चेंज होगा, 2 इंटू 2 4% का चेंज। कब? जब जो चेंज लेंथ में है वो स्मॉल रहे, 5% से कम मान लीजिए, ज्यादा हो जाएगा 5% से ज्यादा, तो ये फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा। ये जो मैंने निकाला है, ये आपके सवाल लगाते वक्त आपको बहुत तेजी प्रदान करता है। अभी मैंने 1-2 न्यूमेरिकल लिए हैं, वहां पर जरूर इसका फायदा उठा पाएंगे आप। तो आइए चलते हैं, उनको देखते हैं फटाफट हम लोग। तो ये रहा, मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल ही है, तो सिंपल वाला है, करते हैं इसको। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है, इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ को L1 अगर L है तो L2 की लेंथ 2L कर दी है। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। अगर इस समय R1 है तो हमको R2 निकालना है, अगर पहले का R था तो। न्यू रेजिस्टेंस इफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वाज R। आप समझ चुके हैं, पहले कहानी जो थी R1 जिसे मैंने बोला, इसे आप लिखते तो रो लिखते, L1 अपॉन A1 लिखते। रो L1 की जगह L लिख दो, अपॉन A1 ही लिख देता हूं। दूसरी कंडीशन में आ जाओ, क्योंकि वॉल्यूम सेम रख रहे हो अगर, तो R2 की बातचीत करो तो रो लिखा, यहां L2 लिखोगे तो L2 हो गया 2L। लिख के दिखा दूं एक बार, L2 अपॉन A2, तो रो लिखा, L2 की जगह लिखा 2L। और नीचे बात करते हैं A2 की। A1 A2 में क्या रिलेशन है, क्योंकि वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी पहले का एरिया इंटू लेंथ, यानी बाद का एरिया इंटू लेंथ बराबर होनी चाहिए। लेंथ 2L थी बात की, तो यहां A1 अपॉन A2 की वैल्यू 2 आ गई, डिवाइड करेंगे दिख जाएगा आपको। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2, यानी A1 A2 की जगह अगर लिखना होगा तो मैं क्या पुट करूंगा, A1 अपॉन 2। देख पाए आप? तो यहां पर इस R2 को मैं लिख देता हूं रो 2L अपॉन A2 की जगह पुट कर दिया A1 अपॉन 2। ठीक, अब इसको डिवाइड कर दीजिए सिंपली। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1 और इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये पहले वाले को R1 को इन्होंने R बोला था। रो L अपॉन A1 डिवाइड किया इससे R2 रो, और ये 4 हो गया 4L अपॉन
A1 देख पा रहे हैं आप। और डिवाइड करने के बाद रो से रो कट गया, L से A1 सब कट गया और वैल्यू क्या आ गई, R2 इज इक्वल टू 4R। ये आपका आंसर है। इस तरीके से 10th वाला सवाल है बेसिकली, लेकिन है और करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपको आ जाएंगे एग्जामिनेशंस में, और नीट वीट में भी कभी भी पूछ लिए जाते हैं, तो बिल्कुल तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। ये रही बात, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। तो बच्चों ये रहा इसका अगला न्यूमेरिकल, जहां पर देखिए परसेंटेज चेंज की बात आ गई बिल्कुल, जो मैं आपको बता रहा था। अब परसेंटेज चेंज में कह ले, द वायर इज स्ट्रेस्ड टू इंक्रीज द लेंथ बाई 1%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस। अब देखिए जो मैंने फंडा बताया था उससे खड़े खड़े सवाल हो गया। कैसे? हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर लेंथ में जो चेंज है वो 5% से कम हो, 5% से कम हो, तो उस समय जो परसेंटेज थे 2x% आता था। यानी मैं बात करूं डेल्टा R अपॉन R परसेंट, तो वो क्या रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 2x%। सीधी बात की जाए तो 2 into 1 यानी 2% आंसर हो गया। तो इसका फायदा मिलेगा, मान लो नीट में सवाल कर रहे हो तो नीट में फटाक से एमसीक्यू या जेई मेंस में आ गया, तो खटाक से टिक मार दिया और मार दिया, लॉजिक भी क्लियर है। अगर बोर्ड्स में कर रहे हो और ये एमसीक्यू में नहीं है, तो उस समय इसकी वर्किंग आपको दिखानी पड़ेगी। फिर जैसे वर्किंग मैंने सॉल्व करके दिखाई थी वो भी यहां दिखा सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। जैसे मैं करके दिखा देता हूं, ये तो हो गया मेथड, जो एक ट्रिक हो गई या एक शॉर्टकट मेथड हो गया जिससे आप कर सकते हैं। दूसरे मेथड की बात करूं, इन जनरल मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में पूरा सवाल करना पड़ जाए, तो क्या लिखा है, पहले वाली लेंथ ले लेते हैं L1 इज इक्वल टू L, और L2 में किया गया है 1% का एक्सटेंशन। तो 1% यानी L इंटू L के साथ, इसको नहीं लगा सकते, ऐसे हटाना पड़ेगा। तो अगर 1% आप बढ़ाओगे तो L लिखा प्लस L का 1% जोड़ दीजिए आप, यानी L2 की वैल्यू होगी, L कॉमन लेने पर इधर से बात करेंगे तो 100 और 101 अपॉन 100, ये आप समझ चुके होंगे। दूसरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, यही समझ के चलते हैं हम लोग जब तक बोला ना जाए। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने की दशा में A1 L1 और A2 L2 होना चाहिए बराबर। तो एरिया का जिक्र जब करेंगे, पहले को A1 ही ले रहे हैं, A1 रखा, लेंथ को L1 लिखा, A2 हमें निकालना होगा, लेंथ L2 हमारी कितनी है, L इंटू 101 अपॉन 100। तो यहां पर इसको अब लिख देंगे L1। इस सिचुएशन में हमारा A2 कितना आ जाएगा बेटा, तो आ जाएगा A1, लेंथ से तो कट गया, यह आ जाएगा 100 अपॉन 101, ये A2 आ गया, तब तो ये एरिया बराबर रह पाएगा। अब रेजिस्टेंस की बारी है, तो R1 जिसे आपने लिखा रो L1 यानी L1 की जगह L अपॉन एरिया यानी A1। दूसरे में बात की R2, तो रो लेंथ L2 और L2 की जगह मैं ये पुट कर रहा हूं L101 अपॉन 100 अपॉन A2। तो ये A2 की वैल्यू हो गई A1 इंटू 100 अपॉन 101, वही वैल्यू आती है, कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। अब यहां हो गई रो L अपॉन A1 और ये हो गया 101 अपॉन 100 का स्क्वायर। आप जान पा रहे हैं R2 की वैल्यू R1 के टर्म में आ रही है, ये देखिए R1 हो गया ना पूरा ऊपर वाला, तो आप लिख सकते हो R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 101 अपॉन 100 का स्क्वायर। और यहां से आप निकालना चाहो तो R2 अपॉन R1 101 अपॉन 100 का स्क्वायर हो गया। बस परसेंटेज चेंज पे आ जाओ, अगर पूरी वर्किंग दिखानी पड़ रही है आपको तो। परसेंटेज क्या होता है, डेल्टा R अपॉन R इंटू परसेंट चेंज लिख दीजिए, यानी R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100। इसको डिवाइड करोगे तो ये भी लिख सकते हो R2 अपॉन R1 माइनस 1 इंटू 100। तो R2 अपॉन R1 तो हो गया 101 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। अब इसको फिर सॉल्व कर डालिए आप, बात को समझ
पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2% आएगा। इसको सॉल्व आप कर लें, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इस तरह से वैल्यू आ गई आपकी। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 2% के आसपास। ये 2% की कहानी हो जाएगी सॉल्व करने के बाद। तो इस तरह इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और सवाल आपका बन जाएगा। अच्छा, इस सवाल में थोड़ा और छोटा कर सकते हो, लगाना हो, अगर मान लीजिए करके दिखाना हो, तो ये तो हम एज ए कॉन्सेप्ट समझ ही चुके थे कि फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एल स्क्वायर के। तो ये जो R1 अपॉन R2 लिखे आए थे, इसको डायरेक्टली आप लिख सकते थे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। तो सीधे ही आपको, यहां तो हम लोग R2 अपॉन R1 निकाल रहे हैं, तो R2 अपॉन R1 अगर निकालना होता, इसको पलट के लिख लेते हैं, R2 अपॉन R1, तो आप सीधे ही लिख सकते थे 101% बढ़ाया था, 101 का स्क्वायर और L1 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू L1 का स्क्वायर, क्योंकि ये R1 नीचे वाला है इनिशियल वैल्यू, और ये ऊपर वाली 101%, 1% बढ़ने के बाद ये वैल्यू काट दो, या सीधे आप लिख दो 101 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये R2 अपॉन R1 आ गया। अब परसेंटेज चेंज की कहानी तो आप जानते ही हैं, हमेशा R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100, और जो ये रिजल्ट देगा वो परसेंटेज चेंज हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि सीधी तौर पे अगर आपको सवाल लगाना है MCQ टाइप में, तो दो ऐसे याद रखिए कि 1% अगर x% अगर लेंथ में चेंज है तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा, उसका डबल 2x%। जब हमारा x छोटा होगा 5% से, लेकिन अगर पूरी और उससे बड़ा होगा तो वर्किंग ऐसे ही करनी पड़ेगी। और कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन में सॉल्व करके पूरा दिखाना है तो इस प्रक्रिया में से कोई भी प्रक्रिया आप पकड़ सकते हैं और सवाल को कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बात ये आप समझ पाए होंगे। अगला देखते हैं एक सवाल और, तो यहां पर है द वोल्टेज करंट ग्राफ। अच्छा, कुछ ग्राफ की बात है तो ग्राफ में बना देता हूं, इसमें बना नहीं है। तो आप ऐसा ग्राफ ले लीजिए, V इधर बना लेते हैं और I इधर बनाते हैं, दो रेजिस्टेंस बनाते हैं A और ये रहा B। मेरे ख्याल से इतना काम चल जाना चाहिए, फिर देखते हैं आगे। द वोल्टेज करंट ग्राफ फॉर टू रेजिस्टर्स फॉर द सेम मटेरियल सेम है, एंड द सेम रेडियस भी सेम है। रो मटेरियल सेम मतलब रो सेम, और क्या है, रेडियस भी सेम लिख देता हूं। L1 एंड L2 आर शोन इन फिगर, ठीक है, दो हैं ए बी, L1 L2 दिखा दिया है। इफ L1 इज ग्रेटर देन L2, स्टेट विथ रीजन विच ऑफ दीज ग्राफ्स रिप्रेजेंट वोल्टेज करंट चेंज फॉर L1। अब यहां पे लेंथ की बात कर रहा है और साथ में देखिए लेंथ में बोला है कि L1 की वैल्यू L2 से बड़ी है। अब पहचानना है कि ये L1 L2 कौन सा है, ए जो रिप्रेजेंट कर रहा वो ग्राफ है कि बी वाला ग्राफ है। अब आप ये जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रो L अपॉन ए, क्योंकि रो और आर सेम है, रो और ए तो पिक्चर से निपट गए, मतलब सेम थे तो खत्म। R1 R2 की बात करें तो बड़ा कौन होगा रेजिस्टेंस, देखिए अगर मैं R1 अपॉन R2 लिखूं तो इसको क्या लिखोगे, L इज 1 अपॉन L2, डिवाइड कर दिया इसको L1 अपॉन L2, समझ गए होगे। ये R1 के लिए लिखा, अगर मान लीजिए R1 L1 और इसका दूसरा R2 अगर लिख दो तो रो L2 अपॉन ए, क्योंकि R सेम था इसलिए एरिया भी सेम हो जाएगा, क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर होता ही है। ये जरूर आप इतना समझ रहे होंगे। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार दिया तो L1 अपॉन L2 निकल आया, यानी जिसका लेंथ ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इफ L1 is greater than L2, that means L1 upon L2 एक से बड़ा है, यानी R1 is greater than R2। इन दोनों में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब साफ दिख रही है ये VI ग्राफ है, तो जिसका स्लोप ज्यादा, तो स्लोप ज्यादा आप देख पा रहे हैं, B का स्लोप ज्यादा है, तो यहां पर RB का रेजिस्टेंस RA से ज्यादा है। तो RB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R1, बस। तो RB इज इक्वल टू RB
इज इक्वल टू R1 ग्राफ फॉर L1 लेंथ। ये आपका आंसर हो गया। देखिए इस तरह से L1 ठीक से लिख देना होगा, L1 के लिए आंसर हो गया। इस तरह से पकड़ना है। आपको ग्राफ के बारे में मैंने जानकारी दे ही दी थी। VI ग्राफ है तो जिसका स्लोप बढ़ा या जिसका एंगल बढ़ा, मैं एक तरीके से 0 to 90 की बात करूं तो उसमें थीटा बढ़ने पर tan थीटा बढ़ता है, tan थीटा स्लोप होता है। तो सिंपल सी इतनी सी बात सोचें कि जब एंगल बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, क्योंकि दोनों में एक ही बढ़ने पे दोनों बढ़ते हैं। तो जिसका थीटा बड़ा है उसका स्लोप बड़ा है, और स्लोप बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ये समझाया था आपको। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और ज्यादा रेजिस्टेंस किसका था, हमारा L1 लेंथ वाले का। तो R1 रिप्रेजेंट कर रहा है RB को, यानी L1 लेंथ के लिए RB ग्राफ की प्लॉटिंग हो रही है। इस तरीके से कुछ सवाल भी कर लिए हम लोगों ने। और जो इनिशियल लेक्चर था, जो बेसिकली जिसमें काफी बातें आपको 10th के लेवल से ही खींच के लाई गई हैं आगे, वो थी। अब इसके आगे की चर्चा करेंगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह क्या होती है, क्योंकि जो ओम्स लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म भी आप पढ़ते हैं क्लास 12th के अंदर, और नीट जेई के लिए भी, जहाँ पे करंट डेंसिटी वगैरह वगैरह चीजें आती हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सीखेंगे, फिर बाकी चीजें सीखेंगे, फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये सब बातें, डेरिवेशंस और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी काफी अहमियत रखते हैं। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर काफी पसंद आया होगा और लर्निंग से भरा रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। इनको आप सीक्वेंस में देखते जाइएगा। आपकी नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज सुपर स्ट्रॉन्ग ना हो, ये हो ही नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।